हेलो एंड ग्रेट वेलकम। बेटा ये फिफ्थ सेशन है जहां तक रिविजनरी सेशंस का सवाल है। और लास्ट सेशन में आपको याद होगा कि हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस या एमसीक्यूज करे थे, लेकिन वो जून 2023 के करे थे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की मैं बात कर रहा हूं। और मैंने जैसा कि कहा कि बच्चों की बहुत डिमांड थी। एक तो उन्होंने कहा था कि जून 23 का, और उसके अलावा दिसंबर 2022 का पेपर भी सर सॉल्व करते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो है, खासतौर से जो पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू। तो मैंने कहा ठीक है, और क्योंकि बच्चे ने ये भी कहा है कि हमें लॉन्ग क्वेश्चंस में उतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है, तो ठीक है, आपके इस रिक्वेस्ट को हम एक्सेप्ट करते हैं। और दिसंबर 2022 का क्वेश्चन नंबर 1 अब हम लेने जा रहे हैं। ठीक है, तैयार हैं आप लोग? तो स्टार्ट करें फिर। और क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और जैसा कि लिखा ही होता है इसमें कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। तो जो आपको विकल्प दिए हुए हैं उसमें से सबसे सटीक विकल्प को आपने चुनना है। पहला क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट आपने चुननी है। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है कि कीपिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज नॉट द फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लेकिन हमें मालूम है कि सिस्टमेटिक रिकॉर्ड को रखना ये तो बिजनेस का फंक्शन है। ये कहता है नॉट द फंक्शन, तो इसका मतलब ये गलत स्टेटमेंट है। फिर कहता है अकाउंटिंग इज कंसर्न विद मॉनिटरी ट्रांजेक्शन। ये ठीक ट्रांजेक्शन है, ये ठीक करेक्ट स्टेटमेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं। आगे कहता है अकाउंटिंग इज कंसर्न विद पास्ट एज वेल एज फ्यूचर इवेंट्स। अकाउंट्स जो है वो हमेशा पास्ट इवेंट से डील करती है, फ्यूचर इवेंट से डील नहीं करती, इसलिए ये गलत है। फिर कहता है बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर द सेम आइडेंटिटी। ये भी गलत है। हमें मालूम है, हमने सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। हमें मालूम है कि बिजनेस और बिजनेसमैन जो होते हैं वो सेपरेट आइडेंटिटी उनको माना जाता है, जहां तक अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू का सवाल है। तो इसलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो अकाउंटिंग इज कंसर्न विद मॉनिटरी ट्रांजेक्शंस। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कहता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इज नॉट फॉलोड। बेटे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट एंटिटी तब फॉलो करती है जब मालूम है कि एंटिटी को हमने बहुत लंबे टाइम तक बिजनेस कंटिन्यू रखना है। करेक्ट, कोई भी फर्म हो, कोई भी एंटिटी हो, जब वो बिजनेस स्टार्ट करती है तो वो ये जानती है कि हमने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि लंबे पीरियड तक बिजनेस को कंटिन्यू करना है। इसलिए हर साल जब एंटिटी अपने अकाउंट्स बनाती है तो इस एजम्पशन पर बनाती है कि हम गोइंग कंसर्न है। हमें मालूम है कि जो बैंक्स होते हैं वो ऑफकोर्स लंबे टाइम के लिए आए हैं, तो इसलिए बैंक गोइंग कंसर्न को फॉलो करते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी भी करती है। लेकिन मैंने जॉइंट वेंचर में आपको बताया था कि जॉइंट वेंचर एक छोटी सी पार्टनरशिप होती है, और एक पर्टिकुलर मकसद या एक पर्टिकुलर टास्क या एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए ये पार्टनरशिप छोटी सी फॉर्म करी जाती है। जैसे ही वो प्रोजेक्ट या टास्क कंप्लीट हो जाता है तो वो जॉइंट वेंचरशिप जो है वो खत्म हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जॉइंट वेंचर अकाउंटिंग के अंदर, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो जॉइंट वेंचर है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जॉइंट वेंचर अकाउंटिंग या जॉइंट वेंचर में गोइंग कंसर्न को फॉलो नहीं करा जाता। करेक्ट। उसके बाद जहां तक थर्ड क्वेश्चन है, कहते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ विच टाइप ऑफ एरर्स रिक्वायर्स ओपनिंग ऑफ सस्पेंस अकाउंट। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स रिक्वायर्स विच टाइप ऑफ एरर रिक्वायर्स ओपनिंग ऑफ सस्पेंस अकाउंट। देखो, एरर ऑफ प्रिंसिपल का क्या मतलब है, पहले आपको ये चीजें मालूम होनी चाहिए, तभी तो आप कर पाओगे। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल का क्या मतलब हुआ? जैसे कि मैंने आज सामान परचेज करा, गुड्स परचेज करे, तो मेरी एंट्री होनी चाहिए थी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन मान लेते हैं कि मैंने रॉन्ग एंट्री कर दी, मैंने गलती से एंट्री लिख दी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेट अस से मैंने गलती से ये एंट्री लिख दी, तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गई। करेक्ट, क्योंकि मेरा ये रेवेन्यू नेचर का खर्चा है, लेकिन मैंने उसको कैपिटल नेचर का खर्चा बना दिया। तो इसको जब मैं ठीक करूंगा तो आपको मालूम है कि मेरी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी कि परचेजेस को मैंने डेबिट करना था, अभी तक नहीं करा, तो अब मैं कर दूंगा, और मशीनरी जो मैंने गलती से डेबिट कर दी उसको मैं क्रेडिट कर दूंगा। आपने देखा यहां मुझे सस्पेंस अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब दूसरे में कहता है, इसका मतलब एरर ऑफ प्रिंसिपल में मुझे सस्पेंस अकाउंट की जरूरत नहीं है। कंप्लीट ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन का मतलब है मैंने ट्रांजेक्शन ही नहीं लिखी। मान लेते हैं मुझे मिस्टर एक्स से पैसे मिले, मुझे एंट्री लिखनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, और मैं इस एंट्री को लिखना ही भूल गया। कंप्लीट ओमिशन। तो एंट्री को ठीक करने के लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे ये एंट्री लिखनी पड़ेगी।
तो इसमें भी सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा। लेकिन पार्शियल ओमिशन के केस में मुझे सस्पेंस अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। अब पार्शियल ओमिशन का क्या मतलब है? पार्शियल यानी कि मैंने पार्शियली कुछ गलती कर दी या पार्शियली मैंने कोई मिस्टेक कर दी। कैसे? जैसे मान लेते हैं मुझे मिस्टर वाई से कोई कैश मिला, कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर वाई अकाउंट, और मान लेते हैं मुझे 100 रुपए का कैश मिला, तो मैं कैश अकाउंट की डेबिट साइड पे मैंने 2Y तो लिख दिया, कैश अकाउंट की डेबिट साइड पे मैंने 2Y लिख दिया, लेकिन वाई के अकाउंट में मैंने अभी तक बाई कैश नहीं लिखा है, मैंने बाई कैश नहीं लिखा है। तो अब जब मैं इस एंट्री को बाद में रेक्टिफाई करूंगा तो यहां मुझे वाई के अकाउंट को बढ़ाने के लिए वाई अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि पार्शियल ओमिशन के केस में आपको सस्पेंस अकाउंट लाना पड़ता है। एरर ऑफ कमीशन में भी हमें सस्पेंस अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती है। करेक्ट? तो ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। अब उसके अलावा फोर्थ में क्या कहता है? अ बायर रिटर्निंग गुड्स ऑन द ग्राउंड ऑफ पुअर क्वालिटी। एक बायर ने हमें गुड्स वापस कर दिए, उसने हमसे सामान खरीदा होगा, उसको लगा होगा कि ये सामान जो है पुअर क्वालिटी का है, और उसने साथ में हमें एक नोट भेज दिया अलोंग विद द गुड्स के साथ उसने एक नोट भेजा और उसमें लिखा कि नो पेमेंट विल बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स रिटर्न। तो अगर हमारी एंटिटी ने किसी क्लाइंट को या किसी कस्टमर को गुड्स बेचे हुए हैं और वो कस्टमर अगर हमें गुड्स रिटर्न करता है, तो वो कस्टमर जब हमें गुड्स रिटर्न करता है तो वो जो नोट बनाता है उस नोट को डेबिट नोट कहते हैं। क्या कहते हैं? डेबिट नोट। क्वेश्चन तुमसे यही पूछ रहा है कि इस नोट को क्या कहते हैं, तो आंसर होगा डेबिट नोट। फिफ्थ में कहता है विच ऑफ दीज एक्सपेंस आर नॉट इंक्लूडेड इन द वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। तुम्हें याद होगा जब मैंने आपको कंसाइनमेंट कराया था, करेक्ट, मैंने कहा था मान लेते हैं कि जो कंसाइनर है वो सिटी एक्स में है, कंसाइनर सिटी एक्स में है। अब कंसाइनर ने सामान अपने कंसाइनी को भेजा, करेक्ट, कंसाइनी या एजेंट को सामान भेजा गया। मैंने तुम्हें कई बार बताया, और जब मैंने ये चैप्टर भी स्टार्ट करा था तब भी मैंने बताया था कि सामान को भेजने में जो भी एक्सपेंसेस कंसाइनर के लगेंगे, कंसाइनर के जितने भी एक्सपेंसेस सामान को भेजने में लगेंगे वो डायरेक्ट एक्सपेंस माने जाते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब है अगर मैं वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक करूंगा या मैं एबनॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन करूंगा तो मैं इन एक्सपेंसेस को कंसीडर करूंगा। अब मान लेते हैं कंसाइनी की सिटी यहां से स्टार्ट हो गई, करेक्ट। अब हमने सामान भेजा, ये कंसाइनी की सिटी के बॉर्डर पॉइंट पर पहुंच गए। बॉर्डर पॉइंट से मेरा मतलब है कि वहां के रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए, वहां के बस स्टेशन पर पहुंच गए या वहां के पोर्ट पर पहुंच गए। अब जब कंसाइनी की सिटी में सामान पहुंच जाते हैं तो फिर कंसाइनी क्या करता है, उन सामान को अपने गोडाउन तक लाता है। ऐसा तो नहीं है ना कि सामान अपने आप गोडाउन में आ जाएगा, तो सामान को गोडाउन तक लाना पड़ेगा। अब कंसाइनी कुछ खर्चे करेगा, जाहिर है कि सामान को गोडाउन तक लाने में कंसाइनी को कुछ खर्चे करने पड़ेंगे। जो खर्चे कंसाइनी सामान को गोडाउन तक लाने में करता है वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस माने जाते हैं। यानी कि अगर मुझे वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक करना पड़े या मुझे वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस करना पड़े तो कंसाइनर के तो मैं सारे एक्सपेंस लूंगा और कंसाइनी के वो एक्सपेंस लूंगा जो गुड्स को रिसीव करने से लेके गोडाउन तक पहुंचाने में कंसाइनी के लगे। लेकिन एक बार जब सामान गोडाउन में पहुंच जाता है, एक बार जब सामान गोडाउन में पहुंच जाएगा तो गोडाउन से रिलेटेड खर्चे जैसे गोडाउन रेंट है या गोडाउन का कोई इंश्योरेंस है या फिर उसके बाद के खर्चे जैसे कि सेल्स एक्सपेंसेस, सेल्समैन कमीशन वगैरह, वो खर्चे हम कंसीडर नहीं करते। तो क्वेश्चन में तुमसे ये पूछ रहा है कि ये जो नीचे खर्चे दिए हुए हैं इसमें से कौन सा खर्चा है जिसको तुम एबनॉर्मल लॉस में नहीं लोगे, तो जाहिर है कि गोडाउन रेंट इसका आंसर होगा। इज इट क्लियर टू यू? उसके बाद 7th में कहता है सेल इज रिकग्नाइज्ड एज ए रेवेन्यू। आपको याद होगा और होना भी चाहिए, मैंने AS9 आपको कराया था। इज इट क्लियर टू यू? AS9 में हमने सीखा था कि जब कोई एंटिटी गुड्स बेचती है तो किस तरीके से रेवेन्यू रिकग्नाइज करती है, या सर्विसेज बेचती है, सर्विसेज रेंडर करती है तो किस तरीके से वो रेवेन्यू रिकग्नाइज करती है, और उसके अलावा
हमने कुछ अदर रेवेन्यू की भी बात करी थी, जैसे कि हमें रेंट मिलता है या डिविडेंड मिलता है या इंटरेस्ट मिलता है, तो उसको हम किस तरीके से रिकॉग्नाइज करते हैं। मैंने बताया था गुड्स के केस में हम रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करते हैं, जब मैंने गुड्स बेच दिए। जब मैं सामने वाली पार्टी को गुड्स सेल कर दूंगा, तो बिकॉज मैंने सामने वाली पार्टी को गुड्स बेच दिए है, तो अब मेरा राइट हो गया है उससे पैसे रिसीव करने का। इसका मतलब अब मैं इस रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर सकता हूं। सर्विसेज के केस में क्या है कि जब हम अपनी सर्विसेज परफॉर्म कर देते हैं, जो सर्विसेज हमने देनी थी, मान लेते हैं मेरी एंटिटी एयर कंडीशनिंग का काम करती है, एयर कंडीशनिंग की सर्विसेज देती है। अगर मैंने एयर कंडीशनिंग की सर्विसेज परफॉर्म कर दी हैं, यानी कि जब सर्विसेज मैंने परफॉर्म कर दी है, तो मेरा राइट हो जाएगा उससे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने का। तो क्वेश्चन तुमसे यही पूछ रहा है इस केस में कि सेल इज रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू, तो यही वजह है कि इसका आंसर होगा एट द पॉइंट ऑफ सेल, अगर वो गुड्स का केस है, या फिर परफॉर्मेंस ऑफ सर्विसेज। इज इट क्लियर टू यू? तो उस पॉइंट पर हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तुम्हारा ये दिया हुआ है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 8, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 तुम्हें दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि ए और बी नाम के दो पार्टनर हैं। ए और बी नाम के दो पार्टनर हैं। क्वेश्चन कहता है कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। उन्होंने सी नाम के आदमी को एडमिट करा और उसके बाद उनका न्यू रेशियो 4:3:3 हो गया। उसने ये भी बताया जो ए और बी हैं उनकी बैलेंस शीट के अंदर, जैसे कि तुम देख रहे हो, उनकी बैलेंस शीट के अंदर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नजर आ रहा है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कह लो या वर्कमैन कंपनसेशन फंड कह लो, बात एक ही है। ये एक आइटम उनकी बैलेंस शीट में नजर आ रहा है। मैंने तुम्हें बताया था वर्कमैन कंपनसेशन फंड या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कोई एंटिटी कब और क्यों बनाती है। कोई एंटिटी इसलिए बनाती है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कि कल वर्कर्स को कोई कंपनसेशन देना पड़ जाए, कोई घटना दुर्घटना घट जाए, तो वर्कर्स को कंपनसेशन देना पड़ सकता है। तो वर्कर्स को कंपनसेशन देने के लिए कोई परेशानियां ना आए, इसलिए हम एक रिजर्व बना लेते हैं, या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फंड बना लेते हैं। अब क्वेश्चन तुमसे क्या पूछ रहा है, एक ए और बी नाम की पार्टनरशिप है, पार्टनर्स हैं, उनकी बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नजर आ रहा है, और नीचे तुम्हें क्वेश्चन नंबर 8 में, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वो कहता है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में अगर कुछ ना दिया हो, अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्या करेंगे। देखो, जब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को तुम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बांट दोगे। ये मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा डिटेल में अपनी रेगुलर क्लासेस में बताया हुआ है। इज इट क्लियर टू यू? 90,000 का जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इसको फ्री मान लिया जाएगा क्योंकि इससे रिलेटेड नीचे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, और ए और बी में जो इनके बीच में रेशियो है 3:2, इस रेशियो में हम इनको क्रेडिट कर देंगे। ए को क्रेडिट 54 से करेंगे, इसको हम 36 से करेंगे। तो इस क्वेश्चन में तुम्हारा आंसर होगा बी। ए कैपिटल क्रेडिट करेंगे ए को 54 से, बी को क्रेडिट करेंगे 36,000 से। ये तो है क्वेश्चन नंबर 8। 9th में कहता है, यानी कि सिचुएशन बी, 9th में कहता है कि अगर नीचे इंफॉर्मेशन है, इफ ए क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 60,000। अब कह रहा है कि नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में यह लिखा हुआ है कि वर्कर्स को जो हमने क्लेम देना है, हमने वर्कर्स को जो क्लेम या कंपनसेशन देना है, वर्कर्स क्लेम, वो कहता है 60,000 का क्लेम देना है। कितने का देना है? 60,000 का। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना पड़ेगा? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मेरा 90,000 का है, तो पहले तो ये क्लेम मैं इसमें से दूंगा, तो वर्कर्स क्लेम में माइनस कर दूंगा। वर्कर्स क्लेम, क्योंकि 90,000 में से 60,000 रुपए तो मुझे अब वर्कर्स को देने हैं, क्योंकि नीचे लिखा हुआ है कि वर्कर्स का क्लेम 60,000 का है, तो ये पैसा मैंने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से एक तरीके से निकाल दिया। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में अभी भी कितना बैलेंस बचा हुआ है? 30,000 का। तो अब मैं ये 30,000 का जो बैलेंस है वो ए और बी में क्रेडिट कर दूंगा,
और वही 3:2 के रेशियो में कर दूंगा तो 18,000 और 12,000 का क्रेडिट ए और बी को मिल जाएगा। क्योंकि जो क्लेम का अमाउंट है अभी भी वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से कम है, तो इसका मतलब है ए और बी के कैपिटल अकाउंट में 18,000 और 12,000 रुपए का अमाउंट आएगा। इज इट क्लियर टू यू? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अब खत्म हो गया, वो बैलेंस शीट पे नहीं आएगा। अगर मैं फुल फ्लेड्स क्वेश्चन कर रहा होता लेकिन बैलेंस शीट में वर्कर्स क्लेम 60,000 रुपए आएगा। इज इट क्लियर टू यू? अगर मैं बैलेंस शीट बनाता तो वर्कर्स का क्लेम 60,000 मुझे लिखना पड़ेगा लायबिलिटी साइड में, क्योंकि ये क्लेम अभी हमने पे नहीं करा है, ये क्लेम अभी पे करना है। इज इट क्लियर टू यू? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी होगा कि ए के कैपिटल अकाउंट को 18,000 और बी के कैपिटल अकाउंट को 12,000 से क्रेडिट करेंगे। फिर इसी क्वेश्चन से रिलेटेड 10th क्वेश्चन है कि इफ क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 1,50,000। अब तीसरी पॉइंट में सिचुएशन सी में क्या कहता है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो कि बैलेंस शीट में 90,000 का है, और नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में कहता है कि हमने वर्कर्स को जो क्लेम पे करना है, जो वर्कर्स को हमने क्लेम पे करना है वो 1,50,000 का क्लेम पे करना है। अब की बार प्रॉब्लम है, क्योंकि वर्कर्स को मुझे 1,50,000 का क्लेम पे करना है और मेरे पास वर्कमैन रिजर्व अकाउंट में सिर्फ 90,000 रुपीज है। इसका मतलब देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में तो आपके 90,000 है, जबकि आपने वर्कर्स को पे करना है 1,50,000। तो बाकी जो 60,000 है वो कहां से करेंगे? वो हमें अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकालने पड़ेंगे। लेकिन पार्टनरशिप में मैंने तुम्हें पहले भी बताया हुआ है, हम पीएनएल के लिए वर्ड रीवैल्यूएशन अकाउंट यूज करते हैं। इज इट क्लियर टू यू? यानी कि अब की बार मुझे रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा 60,000 से, क्योंकि अब की बार मुझे लॉस हो गया। देखो, वर्कर को जो मैंने पे करना है वो तो हमारे लिए पूरा ही लॉस है, लेकिन इस लॉस को 1,50,000 के लॉस को 90,000 तो मैंने वर्कमैन रिजर्व से सेट ऑफ कर लिया, लेकिन बाकी 60,000 के लिए मुझे रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। और इस क्वेश्चन में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में कोई सरप्लस बैलेंस नहीं बचा। यानी कि एक तो हम रीवैल्यू, अगर मैं फुल फ्लेड्ज अकाउंटिंग बना कर रहा होता तो मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम लिखता। वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम जो मैंने रीवैल्यूएशन से बनाया 60,000 का, ये मैं लिखता। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो ये चीज करना है, तो इस क्वेश्चन में आपका आंसर यही होगा कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट को 90,000 से डेबिट करेंगे जैसा मैंने कहा, और रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे क्या बोलते हैं 60,000 से। इज इट क्लियर टू यू? यानी कि अब की बार मेरी एंट्री क्या होगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट 90,000, revaluation account debit 60,000 to workman claim account। वर्कमैन को हमने 1,50,000 देने हैं। और मैं ये बता रहा था कि देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट हो गया, ये अब इसमें अब जीरो बैलेंस आ गया। रीवैल्यूएशन अकाउंट तुम्हारा डेबिट हो गया 60,000 से, और वर्कमैन क्लेम अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है। तो अगर मैं फुल फ्लेड्स क्वेश्चन कर रहा होता तो बैलेंस शीट के अंदर वर्कमैन क्लेम जो है 1,50,000 रुपए नजर आता। क्लेम का अमाउंट लायबिलिटी साइड में जरूर नजर आएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे और मैंने कोशिश करी है कि क्वेश्चन के साथ साथ बड़े एलोबरेटली आपको बताया जाए। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपको मुझसे ज्यादा आना चाहिए। मैच द फॉलोइंग इन कॉलम ए विद एप्रोप्रिएट इन कॉलम बी। वो इसलिए क्योंकि इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड ज्यादा चीजें हैं, और कंप्यूटर के बारे में तो आपको ज्यादा पता होना चाहिए मुझसे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अब मैंने पहले इसका आंसर लिखा हुआ है। इसका जो ताल्लुक है करेक्ट, जो कॉलम बी में, उसने कहा जो कॉलम बी में चीजें दी है उनसे हमने इनको मैच करना है। तो एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, हमें मालूम है कि सॉफ्टवेयर बिना ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के तो हम ऑपरेट कर ही नहीं सकते, तो इसलिए ये इसका आंसर होगा। MS वर्ड करेक्ट इज नॉट एन ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। जब शुरुआत में आपने अपने क्या बोलते हैं कंप्यूटर की स्टडी स्टार्ट करी थी तो आपको अच्छी तरह से ये बताया जाता है कि MS वर्ड जो है वो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। आपको यह भी बताया जाता है कि प्रिंटर जो है इज एन आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर के बारे में आपको बताया जाता है कि ये इनपुट डिवाइस नहीं है। इज इट क्लियर? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर रिक्वायर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में देखो, मुझे कोई सॉफ्टवेयर यूज करना है तो पहले मुझे उसमें कुछ ट्रांजेक्शन्स वगैरह एंटर करनी पड़ेंगी।
तभी मैं यूज कर पाऊंगा। जैसे टैली का सॉफ्टवेयर है, मुझे यूज करना है तो पहले मैं उसमें कुछ डाटा या ट्रांजेक्शन्स डालूंगा तभी तो यूज करूंगा। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में कहता है सेल ऑफ गुड्स टू राणा फॉर कैश इज डेबिटेड टू। बताओ बेटे, अगर मैं राणा नाम के किसी व्यक्ति को सामान बेचूंगा तो मेरी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू राणा अकाउंट होगी। तो इसका मतलब मैं कैश अकाउंट को डेबिट करूंगा, आंसर होगा कैश अकाउंट। फिर कहते हैं एक बिल है, मिस्टर ए नाम के एक आदमी ने 10,000 का बिल रेन्यू कराया। रेन्यू इसलिए कराया क्योंकि मैच्योरिटी की डेट को, मान लेते हैं मैंने किसी आदमी के ऊपर बिल ड्रॉ करा था, मैंने आज बिल ड्रॉ करा था 10,000 रुपए का। मान लेते हैं मिस्टर जेड नाम के आदमी के ऊपर हमने एक बिल ड्रॉ करा हुआ है। अब मैच्योरिटी की डेट को क्या हुआ? मैच्योरिटी की डेट को देखो, जब हम बिल ड्रॉ करते हैं तो हमारी एंट्री क्या होती है? बी आर अकाउंट डेबिट टू जेड अकाउंट, क्योंकि हमने जेड के ऊपर बिल ड्रॉ करा है, इजंट इट? अगर मैच्योरिटी की डेट को वो हमें पैसे दे देता तो हम क्या करते? हम एंट्री लिख देते, भाई हमारे पास कैश आ जाता और उसका बिल्स रिसीवेबल हम उसको दे देते। यही तो होता। और क्या होता? हम उसका बिल्स रिसीवेबल उसको दे देते या नहीं दे देते। यानी कि अगर वो हमारा बिल ऑनर कर देता तो मैं इस एंट्री को ही उल्टा कर देता, जेड अकाउंट डेबिट टू दिस। अब समझना क्या है आपने, यहां पर मैच्योरिटी की डेट को उस आदमी ने मेरा पहले वाले बिल का पैसा नहीं दिया, पहले वाले बिल का पैसा नहीं दिया। अब जब उसने बिल का पैसा नहीं दिया तो ऑफ कोर्स मुझे गुस्सा तो आएगा, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता। मैंने आगे वो क्वेश्चन में कहता है उसने केवल 3,000 रुपए दिए। द ड्रॉई, ड्रॉई का मतलब जिसके ऊपर हमने बिल ड्रॉ करा हुआ है, जिसने बिल को एक्सेप्ट करा है, ड्रॉई पेज 3,000 एज पार्ट पेमेंट। 10,000 में से उसने हमें कितनी पेमेंट करी? सिर्फ 3,000 की पेमेंट करी, जबकि ओरिजिनल बिल 10,000 का था। और उसने क्या कहा? उसने कहा कि मेरा बिल रेन्यू कर दो, यानी कि इस तारीख को मेरे को एक नया बिल आप ड्रॉ कर दो। बिकॉज अभी उसने 7,000 रुपए देने हैं तो मैं 7,000 रुपए का बिल तो ड्रॉ करूंगा ही, जो नया बिल बनाऊंगा 7,000 का होगा। लेकिन अगर उसने मेरी पहले वाली पेमेंट टाइम से करी होती तो पेमेंट तो मेरे को इसी दिन मिल जानी चाहिए थी। लेकिन अब तो मेरे को इस तारीख को एक नया बिल ड्रॉ करना पड़ रहा है, यानी कि मेरी पहली वाली पेमेंट में कुछ डिले हो रहा है, तो मैं उससे कुछ इंटरेस्ट भी चार्ज करूंगा। और उस क्वेश्चन में लिखा है इंटरेस्ट इज चार्ज 200। तो इसका मतलब जो नया बिल होगा उसका अमाउंट कितना होना चाहिए? 7,200 का होना चाहिए। तो इसलिए आपका आंसर होगा 7,200। इज इट क्लियर टू यू? फिर कहते हैं नेट सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 इज 9 लाख। कहता है इफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विल बी। इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बताए हुए हैं। देखो, आपको जो रेट दिया हुआ है 25% ऑन कॉस्ट दिया है। मैंने कई बार आपको कहा है कि जब भी रेट्स वगैरह दिए हों तो कुछ इस तरीके से आप लिख लिया करो, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। और रेट किस पे दिया हुआ है? कॉस्ट पे दिया है, तो कॉस्ट को 100 मानेंगे, प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 25, सेल कितनी हो जाएंगी? 125। अब मैंने प्रॉफिट को न्यूमरेटर में लिखा और डिनोमिनेटर में सेल्स लिखी। इसका मतलब रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स कितना हो गया? 5 रुपए हो गया। इसका मतलब 5 रुपए की सेल है तो 1 रुपया प्रॉफिट है। अब क्वेश्चन में तुम्हें दिया हुआ है पॉइंट नंबर 3 में कि सेल का अमाउंट आपका 9 लाख रुपीज का है। सेल का अमाउंट 9 लाख का है और हमें पता लग गया कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 1/5 है सेल के ऊपर। तो मैं 1/5 इसका निकाल लूंगा तो कितना आ जाएगा? 1,80,000 के करीब आ जाना चाहिए। तो जो भी बचेगा 7,20,000 वो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगी। सेल्स में से हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दें तो। फिर आगे कहता है ओपनिंग कैपिटल ऑफ जेड इज 150, क्लोजिंग कैपिटल इज 2,75,000। ड्रॉइंग्स कितनी है हमें मालूम नहीं है। कहता है 25,000 इज फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड और ये 45 क्या, और कहता है 45,000 इज ग्रॉस। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ड्रॉइंग्स का अमाउंट कितना दिया हुआ है? ये ड्रॉइंग्स का आगे तो क्वेश्चन मार्क लग रहा है और आगे कह रहा है 25,000। अच्छा, हो सकता है ये ड्रॉइंग्स ना हो। करेक्ट, ड्रॉइंग्स 25,000 दी हुई है, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस 45,000 दी हुई है और कहता है ग्रॉस प्रॉफिट मुझे फाइंड करना है। चलो हम करके देख लेते हैं। मैंने क्या करा, एक कैश अकाउंट एक कैपिटल अकाउंट बनाया।
कैपिटल अकाउंट में मैंने लिखा बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग कैपिटल कितनी है 1,50,000 की है। उसके बाद क्लोजिंग कैपिटल कितने की है, क्लोजिंग बैलेंस उसने हमें दिया हुआ है क्लोजिंग कैपिटल 2,75,000 की है। हम मान लेते हैं कि ड्राइंग्स दी हुई है, पता है ड्राइंग्स डेबिट साइड में आती है कैपिटल अकाउंट की 25,000, और फर्दर कैपिटल जब वो हमें फर्दर कैपिटल और देगा तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। फर्दर कैपिटल 45,000 की है, फर्दर कैपिटल जो है वो 45,000 की है। तो अब इसको मैं टैली करूं तो टैली करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर कितनी आ गई, लेट अस सी 2,75,000 प्लस 25 माइनस 1,95,000, तो ये आ रहा है 1,05,000। इसका मतलब मैंने जो नेट प्रॉफिट सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट जो मैंने कमाया होगा वो 1,05,000 का कमाया होगा, करेक्ट। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है, तो ठीक है। तो ये जो है ना ये ड्राइंग्स का अमाउंट है 25,000। आंसर्स वाले मैंने यहां पर लिखे हुए। फिर लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है state whether the following statements are true or false. Debit means an increase in liability. बेटे लायबिलिटी को इंक्रीज करना हो तो क्रेडिट करते हैं, तो इसलिए ये फॉल्स है। कैश मेमो इज ए सोर्स वॉचर फॉर परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, नहीं, कैश मेमो जो होता है वो कैश सेल्स के अगेंस्ट बनता है। बैलेंस ऑफ पेटी कैश, जो कैश पेटी कैश अकाउंट में बैलेंस बचता है वो खर्चा थोड़ी है, वो तो एसेट है, तो ये भी फॉल्स है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज डेबिटेड टू द बैड डेब्ट्स अकाउंट, ये भी गलत है। इज इट क्लियर टू यू? बैड डेब्ट्स अकाउंट को प्रोविजन में डेबिट करते हैं। कैपिटल रिसिट्स एंड रेवेन्यू रिसिट्स नीड नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड टू डिटरमिन द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हमें सिर्फ रेवेन्यू नेचर की रिसिट और रेवेन्यू नेचर की पेमेंट चाहिए होती है, तो ये भी फॉल्स है। तो बेटा ये है क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो बहुत बच्चों की डिमांड आ रही थी, दिसंबर 2022 को भी हमने कॉम्प्रिहेंसिवली करा है, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं किसी और पेपर के साथ, ठीक है। लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव योर फीडबैक्स ऑल्सो।